नमस्कार। आज हम मानव विकास के उन बुनियादी सिद्धांतों की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, मतलब ये कि हम सब बचपन से बड़े होने तक सोचते, सीखते और महसूस कैसे करते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास 5 बड़े विचारकों के नोट्स हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, फ्राइड और एरिक्सन। ये तो मनोविज्ञान की दुनिया के एवेंजर्स जैसे नाम हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किसने क्या कहा। आज हम इन सब को जोड़कर एक पूरा नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अक्सर इन्हें अलग-अलग पढ़ा जाता है, पर असली तस्वीर तो साथ रखने पर ही बनती है। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं उस आर्किटेक्ट से जिसने हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला नक्शा बनाया, जीन पियाजे। हाँ, उनकी ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है कि बच्चे असल में नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बिल्कुल। और यही उनके सिद्धांत का सार है। पियाजे के लिए विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है। बच्चा एक एक्टिव निर्माता है, सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं। तो वो दुनिया को समझने के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं? यहाँ उनके कुछ आइडियाज बहुत जरूरी हैं। पहला है स्कीमा, मतलब हमारे दिमाग में बनी ज्ञान की छोटी छोटी फाइलें। जैसे एक फोल्डर। हाँ, एक तरह का फोल्डर। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा है, 4 पैर, एक पूंछ, भौंकने की आवाज। अच्छा, पर जब कोई नई जानकारी आती है तब क्या होता है? तो यहीं पर उनकी अनुकूलन की प्रक्रिया काम आती है। इसके 2 रास्ते हैं। पहला, आत्मसातकरण, जहां नई जानकारी पुराने फोल्डर में आराम से फिट हो जाती है। जैसे एक अलग नस्ल का कुत्ता देख लिया। एग्जैक्टली। लेब्राडोर देखा था, अब जर्मन शेफर्ड देख लिया। है तो कुत्ते वाले स्कीमा में ही, पर असली लर्निंग वो होती है समायोजन से। अकोमोडेशन। जब जानकारी इतनी नई हो कि पुराना फोल्डर काम ना करे। बिल्कुल। बच्चे ने 4 पैरों वाला जानवर देखा और कुत्ता कहा, लेकिन वो जानवर म्याऊ बोला। दिमाग में एरर मैसेज आ गया। हाँ, अब उसे अपना स्कीमा बदलना पड़ेगा, उसे अपडेट करना पड़ेगा और बिल्ली का एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। यही समायोजन है, और पियाजे के हिसाब से यही विकास की असली मोटर है। और उन्होंने इस विकास को 4 मेन स्टेजेस में बांटा है। संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। पर यहाँ एक सवाल है, पियाजे के ये चरण बहुत एक के बाद एक बड़े व्यवस्थित लगते हैं। क्या आज की रिसर्च भी यही मानती है? कहीं उन्होंने बच्चों को थोड़ा कम तो नहीं आंका? ये एक बहुत जरूरी आलोचना है। पियाजे का काम ज्यादातर अपने ही 3 बच्चों के अवलोकन पर था। आज की टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि बच्चे शायद पियाजे के अनुमान से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे वस्तु स्थायित्व, यानी चीजों का अस्तित्व तब भी है जब वे दिख ना रही हों। पियाजे को लगता था ये 8-9 महीने में आता है। ओके। लेकिन नए प्रयोग दिखाते हैं कि 3-4 महीने के बच्चे भी अगर किसी छिपी हुई चीज को देखते हैं तो वो एक तरह का आश्चर्य दिखाते हैं। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में वो चीज मौजूद है। तो उनके चरण गलत नहीं है, बस उनकी टाइमलाइन थोड़ी सख्त हो सकती है। एकदम सही। पियाजे हमें बच्चे की दुनिया को उसकी नजरों से देखने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। उनकी सोच हमसे अलग है, कम नहीं। तो पियाजे ने हमें बच्चे को एक अकेले वैज्ञानिक की तरह दिखाया, लेकिन इस लैब के बाहर तो एक पूरा समाज है, संस्कृति है, भाषा है। और यहीं पर लेव वाइगोत्स्की की एंट्री होती है, जो पियाजे के विचारों को एक तरह से चुनौती देते हैं। बिल्कुल। अगर पियाजे का विकास अंदर से बाहर है तो वाइगोत्स्की का बाहर से अंदर है। उनका मानना था कि हमारा विकास सामाजिक बातचीत की देन है, जिसमें सबसे पहला है ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे सीखने का मैजिक जोन कह सकते हैं। ये उस चीज के बीच का अंतर है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। हाँ, मान लीजिए एक बच्चा अकेली 20 टुकड़ों की पहेली हल कर सकता है और अपनी माँ की मदद से 50 टुकड़ों की। तो वो जो 30 टुकड़ों का दायरा है वही उसका ZPD है। सीखना सबसे अच्छा इसी जोन में होता है। और ये जो मदद है उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना? सही। जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए अस्थायी ढांचा लगाया जाता है। पर ये मदद किस तरह की होनी चाहिए? क्या सिर्फ जवाब बता देना स्कैफोल्डिंग है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है सही समय पर सही इशारा देना, सवाल को छोटे हिस्सों में तोड़ना। लक्ष्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे ही बच्चा सीखने लगता है, आप मदद हटा लेते हैं। वाइगोत्स्की की एक और बात मुझे हमेशा पियाजे के बिल्कुल उलट लगती है। वो जो बच्चे खुद से जोर जोर से बातें करते हैं, निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच। हाँ, पियाजे तो इसे अहंग केंद्रित सोच मानते थे, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये एक बहुत जरूरी टूल था। वो ऐसा करके अपनी सोच को दिशा देते हैं, अपने कामों को प्लान करते हैं। ये एक तरह का क्या कहते हैं, सेल्फ गाइडेंस है। अच्छा।
और धीरे धीरे यही जोर से बोलना मन के अंदर की सोच बन जाता है। तो जो पियाजे के लिए अपरिपक्वता का संकेत था, वही वाइगोट्स्की के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो हमने ये समझ लिया कि हम सोचते और सीखते कैसे हैं, लेकिन हमारे अंदर सही और गलत का फैसला करने की क्षमता, वो नैतिकता का कंपास कहाँ से आता है? ये हमें लॉरेंस कोलबर्ग वर्ग के काम की ओर ले जाता है। कोलबर्ग ये जानना चाहते थे कि लोग नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं। उन्होंने वो हाइंस की दुविधा वाली कहानी सुनाई थी, राइट? हाँ, कि एक आदमी की पत्नी मर रही है और दवा बहुत महंगी है, तो क्या उसे दवा चुरानी चाहिए? लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोलबर्ग हाँ या ना में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनकी दिलचस्पी उसके पीछे के तर्क में थी। एग्जैक्टली। जवाब से ज्यादा जरूरी था जवाब देने का कारण। यही उनके सिद्धांत का मूल है। और उन्होंने इन तर्कों के आधार पर नैतिकता के 3 स्तर बताए: पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। हाँ, पूर्व पारंपरिक स्तर पर जो छोटे बच्चों में होता है, सही गलत का फैसला सजा के डर या इनाम के लालच से होता है। चोरी नहीं करूंगा वरना पकड़ा जाऊंगा। ओके। और पारंपरिक स्तर? वो ज्यादातर किशोरों और वयस्कों में होता है। नैतिकता का आधार समाज के नियम होते हैं। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है या कानून का पालन करना जरूरी है। लेकिन ये तीसरा स्तर उत्तर पारंपरिक, ये हमेशा मुझे बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। हाँ, क्योंकि इस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है, जैसे गांधी, मार्टिन लूथर किंग या मंडेला। पर कोहलबर्ग के इस मॉडल की भी तो आलोचना हुई है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी आलोचक कैरल गिलिगन थीं। उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग का मॉडल न्याय की नैतिकता पर आधारित है, जो अक्सर पुरुषों की सोच में होती है। उन्होंने देखभाल की नैतिकता का विचार दिया, जो संबंधों और जिम्मेदारियों पर जोर देती है। तो अब तक हमने बात की कि हम सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और सही गलत का फैसला कैसे करते हैं। लेकिन हमारे व्यक्तित्व की उन गहराइयों का क्या जो अचेतन है? इस अंधेरे कमरे में टॉर्च लेकर सिगमंड फ्रॉयड उतरे थे। और ये एक ऐसा कमरा है जो विवादों से भरा है। हाँ, उनके विचारों को आज वैज्ञानिक रूप से साबित करना मुश्किल है, पर मनोविज्ञान पर उनका प्रभाव बहुत गहरा है। उन्होंने ही हमें इद, अहम और परम अहम के बारे में बताया। इसे अक्सर कंधे पर बैठा एक शैतान यानी इद और एक फरिश्ते यानी परम अहम के रूप में दिखाया जाता है, और बीच में हम यानी अहम फंसे हुए हैं। ये एक अच्छा सरलीकरण है। इद हमारी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं जिसे तुरंत सुख चाहिए। परम अहम हमारा नैतिक कंपास है, और बेचारा अहम एक सीईओ की तरह दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और फ्राइड ने विकास को कामेच्छा यानी लिबिडो की ऊर्जा से जोड़कर देखा, जो उनके सिद्धांत का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। हाँ, उनके मनोयौनिक चरण, खासकर ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विचार, आज इसे बहुत शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाता। लेकिन एक प्रतीक के रूप में ये परिवार के अंदर प्यार और प्रतिद्वंद्विता के नाटक को दिखाता है। बिल्कुल। फ्राइड का मूल विचार ये था कि बचपन के शुरुआती सालों के अनुभव हमारे वयस्क व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करते हैं। पर फ्राइड हमारी कहानी को लगभग 5-6 साल की उम्र में खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा किरदार तय हो गया। और यही बात एरिक एरिक्सन को भी परेशान कर रही थी, जो फ्राइड के ही अनुयायी थे। हाँ, एरिक्सन ने कहा कि विकास सिर्फ मनोयौनिक नहीं बल्कि मनोसामाजिक होता है, और ये बचपन में खत्म नहीं होता, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 चरणों में चलता है। तो उन्होंने फोकस यौन ऊर्जा से हटाकर सामाजिक संबंधों पर कर दिया। बिल्कुल। हर चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है, एक कश्मकश। इसे सफलतापूर्वक हल करने पर एक मनोसामाजिक गुण या शक्ति विकसित होती है। जैसे पहले साल में विश्वास बनाम अविश्वास। हाँ, और अगर बच्चे की जरूरतें पूरी होती हैं तो उसमें आशा यानी होप का गुण पैदा होता है। और फिर 1 से 3 साल में स्वायत्तता बनाम शर्म, जब बच्चा कहता है मैं खुद करूंगा। सही। अगर उसे करने दिया जाए तो उसमें इच्छा शक्ति यानी विल आती है। फिर आता है पहल बनाम दोष। और स्कूल की उम्र में परिश्रम बनाम हीनता, जहां सफलता से सामर्थ्य या कॉम्पिटेंस आता है। और फिर आता है किशोरावस्था का सबसे बड़ा तूफान, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। मैं कौन हूं, मेरी इस दुनिया में क्या जगह है। इस संकट से सफलतापूर्वक जूझने पर कर्तव्यनिष्ठा यानी फिडेलिटी का गुण विकसित होता है। और जो बात एरिक्सन को खास बनाती है वो ये है कि कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। हाँ, उन्होंने वयस्कता के लिए भी चरण दिए। युवा वयस्कता में घनिष्ठता बनाम अलगाव,
मध्यवयस्कता में उत्पादकता बनाम ठहराव। ये मिड लाइफ क्राइसिस वाला दौर। हाँ, और अंत में वृद्धावस्था में संपूर्णता बनाम निराशा। क्या हम अपने जीवन को देखकर संतोष महसूस करते हैं या हमें अफसोस होता है? तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ रखें तो पियाजे ने दिमाग के हार्डवेयर का अपडेट शेड्यूल दिया, वाइगोत्स्की ने बताया कि ये अपडेट सोशल नेटवर्क से आते हैं, कोहलबर्ग ने हमारे नैतिक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग समझाई, फ्रॉइड ने बैकग्राउंड में चल रहे छिपे हुए कोड को उजागर किया, और एरिक्सन ने दिखाया कि ये सॉफ्टवेयर जिंदगी भर चलने वाला एक बीटा टेस्ट है। ये एक बेहतरीन संश्लेषण है। और आकर्षक बात यह है कि ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। कैसे? आप एरिक्सन के पहचान बनाम भ्रांति के संकट को पियाजे के अमूर्त चिंतन के बिना समझ ही नहीं सकते। जब तक आप अमूर्त रूप से ये सोच ही नहीं सकते कि पहचान क्या होती है, तब तक आप उस संकट का सामना कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये किसी एक को सही और दूसरे को गलत साबित करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने के बारे में है कि मानव विकास कितना बहुआयामी और जटिल है। हर सिद्धांत हमें उस जटिलता को देखने का एक अलग चश्मा देता है। तो इन सभी दृष्टिकोणों को समझने के बाद एक विचार हमारे श्रोता के लिए। हमने इन सभी सिद्धांतों को एक ऐसी दुनिया के संदर्भ में समझा जो अब उतनी वैसी नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों का सामाजिक संपर्क वर्चुअल है, जहां वाइगोत्स्की का ज्यादा जानकार अन्य एक एआई हो सकता है, जहां एरिक्सन की पहचान सोशल मीडिया प्रोफाइलों पर बनती और बिगड़ती है, और जहां कोहलबर्ग की नैतिकता को ऑनलाइन गुमनामी चुनौती देती है, क्या ये सिद्धांत अभी भी उतने ही प्रासंगिक है या हमें मानव विकास के एक बिल्कुल नए डिजिटल युग के सिद्धांत की आवश्यकता है?